ये कहानी एक नोवेल पर आधारित है जहां एक इंसान को धोखा देकर एक ऐसी खौफनाक जेल में डाल दिया जाता है जहां से आज तक कोई भी जिंदा बाहर नहीं निकला। लेकिन उसी अंधेरे और निराशा भरी जगह पर उसे कुछ ऐसा मिलता है जो उसकी पूरी किस्मत और जिंदगी की दिशा बदल देता है। ये कहानी है फिल्म द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो की। कहानी की शुरुआत समंदर के बीच से होती है जहाँ कुछ लोग एक छोटी किश्ती में सवार होकर एक टापू की ओर बढ़ रहे होते हैं। दरअसल ये सभी एक मर्चेंट शिप के कर्मचारी होते हैं और उनका कैप्टन गंभीर रूप से बीमार होता है। मजबूरी में ये लोग मेडिकल मदद की तलाश में उस टापू की ओर आते हैं। जैसे ही वे टापू पर पहुंचते हैं, किश्ती से दो लोग उतरते हैं। ये दोनों आपस में गहरे दोस्त होते हैं। एक का नाम एडमंड होता है और दूसरे का नाम फर्नांड। जिस टापू पर ये लोग उतरते हैं उसका नाम एल्बा होता है। तभी वहाँ मौजूद अंग्रेज सिपाही इन पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मारने से पहले उन्हें पकड़ लिया जाता है। उसी दौरान उनके सामने एक शख्स आता है। यह नेपोलियन बोनापार्ट होता है जो फ्रांस का पूर्व सम्राट है और जिसे सत्ता से हटा दिया गया है। अंग्रेज सैनिक उसे चारों तरफ से घेरे रहते हैं ताकि वह किसी से मिल न सके और न ही कोई संदेश बाहर भिजवा सके। नेपोलियन इन दोनों को देखकर अंग्रेज सैनिकों से कहता है कि अगर तुम इन्हें मारना चाहते हो तो मार सकते हो, लेकिन ये मेरे आदमी नहीं है। इसके बाद वह खुद उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो। वे बताते हैं कि हम एक मर्चेंट शिप के कर्मचारी हैं और हमारा कैप्टन बहुत बीमार है, इसलिए इलाज की उम्मीद में यहाँ आए थे। सारी बात जानने के बाद अंग्रेज सिपाही उन्हें छोड़ देते हैं। नेपोलियन उन्हें मेडिकल सहायता दिलवाता है। उसी रात वह एडमंड को अपने साथ बाहर टहलने के लिए बुलाता है। वह एडमंड से कहता है कि जिस तरह तुमने अपने कैप्टन की जान बचाने की कोशिश की उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। इसके बाद वह एडमंड को एक लेटर देता है और कहता है कि यह लेटर तुम्हें मिस्टर विलफोर्ड तक पहुँचाना होगा। वह खुद आकर तुमसे यह लेटर ले लेंगे, लेकिन इस बारे में किसी को भी मत बताना, यहाँ तक कि अपने दोस्तों को भी नहीं। मगर उसी वक्त एडमंड का दोस्त फर्नांड थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर सब कुछ देख रहा होता है। एडमंड वापस अपने कमरे में लौट आता है और किसी को नहीं बताता कि नेपोलियन ने उसे कोई लेटर दिया है। कुछ समय बाद उन्हें वहाँ से लौटना पड़ता है क्योंकि उनके ग्रुप के कैप्टन की जान नहीं बच पाती। जब वे वापस अपनी शिपिंग कंपनी पहुँचते हैं तो एडमंड की समझदारी और उसके फैसलों से प्रभावित होकर उसे शिप का नया कैप्टन बना दिया जाता है। ये खबर सुनकर एडमंड खुशी से झूम उठता है और सीधे अपनी गर्लफ्रेंड मर्सिडीज के पास जाता है। वह उसे बताता है कि अब वह शिप का कैप्टन बन चुका है और बहुत जल्द उससे शादी करेगा। उसी वक्त फर्नांड छिपकर उनकी बातें सुन रहा होता है। फर्नांड भी मर्सिडीज से प्यार करता है। दरअसल ये तीनों बचपन के दोस्त होते हैं, लेकिन मर्सिडीज का दिल सिर्फ एडमंड के लिए धड़कता है। जब फर्नांड को पता चलता है कि एडमंड को कैप्टन बना दिया गया है तो उसके दिल में जलन और नफरत भर जाती है। इसी दौरान वह एक ऐसे आदमी से मिलता है जो शिप पर उनके साथ काम करता है और जो एडमंड से पहले से ही नफरत करता है। असल में वह खुद कैप्टन बनना चाहता था, लेकिन एडमंड के प्रमोशन से उसकी उम्मीदें टूट गई थीं। वह फर्नांड से कहता है कि एडमंड तो तुम्हारा दोस्त है। इस पर फर्नांड जवाब देता है कि दोस्ती की बातें तो करता है, लेकिन मुझसे बहुत सी बातें छुपाता है। उसके बाद सीन बदल जाता है और दिखाया जाता है कि एडमंड अपने घर पर आराम कर रहा होता है। तभी राजा के सैनिक अचानक आ जाते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। वे उसे पकड़कर मजिस्ट्रेट के पास ले जाते हैं। मजिस्ट्रेट को पहले से पता होता है कि उसके पास नेपोलियन बोनापार्ट का दिया हुआ एक पत्र है और एडमंड सच बोलने के बाद सब कुछ बता देता है। वह कहता है कि वो पत्र अभी भी मेरे पास सुरक्षित है और आज तक कोई उसे लेने नहीं आया। फिर वह पत्र मजिस्ट्रेट को दे देता है। मजिस्ट्रेट पत्र पढ़ता है और एडमंड को बताता है कि इसमें नेपोलियन बोनापार्ट ने अंग्रेजी सैनिकों की तैनाती के बारे में गुप्त जानकारी दी है कि कौन सा सैनिक किस जगह पर तैनात है। ये उसके भागने का एक प्लान्ड तरीका है। एडमंड सफाई देता है, मुझे इसकी कोई खबर भी नहीं थी। नेपोलियन ने कहा था कि इसमें कुछ खास नहीं है और मैंने तो पत्र कभी खोला भी नहीं। मजिस्ट्रेट कहता है, हम तुम्हारी आंखों में सच्चाई की चमक देख रहे हैं, तुम जा सकते हो। जैसे ही वह जाने लगता है, मजिस्ट्रेट पूछता है, क्या तुम्हें पता था कि ये पत्र किसके लिए था? एडमंड जवाब देता है, मिस्टर विलफोर्ड के लिए। ये नाम सुनते ही मजिस्ट्रेट पत्र को आग में जला देता है। फिर एडमंड से पूछता है कि क्या तुमने इस पत्र या मिस्टर विलफोर्ड के बारे में कभी किसी को बताया? एडमंड कहता है, बिल्कुल नहीं। मजिस्ट्रेट कहता है, तुम्हें मेरी वजह से बहुत तकलीफ हुई है, इसलिए मेरे लोग तुम्हें बग्घी से घर सुरक्षित पहुंचा देंगे। एडमंड बग्घी में बैठ जाता है और बाहर से बग्घी को ताला लगा दिया जाता है। एडमंड को तुरंत पता चल जाता है कि उसे कैद कर लिया गया है, लेकिन एडमंड वहां से चमत्कारिक तरीके से भागने में कामयाब हो जाता है और सीधे अपने दोस्त फर्नांड के पास पहुंच जाता है। वह उसे बताता है कि जब हम एल्बा पर थे तो नेपोलियन बोनापार्ट ने मुझे एक पत्र दिया था और ये पत्र उसके जासूस के लिए था। मैंने तुम्हें ये राज इसलिए नहीं बताया। उसका दोस्त कहता है, नहीं,
मैंने सब देख लिया था जब नेपोलियन ने तुम्हें पत्र दिया था, और जब तुम कमरे में लौटे थे तो मैंने वो पत्र चुपके से पढ़ भी लिया था। उसी के आधार पर मैंने मजिस्ट्रेट को ये बात बता दी। एडमंड को यकीन ही नहीं होता कि उसका सबसे करीबी दोस्त उसके साथ ऐसा धोखा कैसे दे सकता है। दरअसल उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो उसी लड़की से प्यार करता था जो एडमंड की गर्लफ्रेंड थी, मर्सिडीज नाम की, और उसे पाने के लालच में उसने ये कदम उठाया। एडमंड वहाँ से भागना चाहता है लेकिन फर्नांड तलवार से उसे रोकने की कोशिश करता है। दोनों के बीच जोरदार तलवारबाजी हो जाती है लेकिन फर्नांड तलवार चलाने में कमजोर साबित होता है, इसीलिए वो हार जाता है। और इसी बीच अंग्रेजी सैनिक आ जाते हैं जो उसे एक दूर के द्वीप पर ले जाते हैं। वहाँ एक ऐसी जेल है जहाँ से कभी कोई कैदी बाहर नहीं निकला। अब एडमंड को वार्डन के सामने पेश किया जाता है। एडमंड चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मैं बेकसूर हूँ। वार्डन ठंडे लहजे में कहते हैं, मुझे पता है कि तुम अपराधी नहीं हो। अगर तुम अपराधी होते तो तुम्हें यहाँ नहीं लाया जाता, तुम्हें फ्रांस की आम जेल में डाल दिया जाता। और उसके बाद वार्डन उसे क्रूरता से पीटता है। वह कहता है, हर साल मैं ये प्रसाद अपने हर कैदी को जरूर देता हूँ, और फिर उसे जेल की कोठरी में बंद कर दिया जाता है। यहाँ सिर्फ एक छोटी सी खिड़की है और एक लकड़ी का भारी दरवाजा जो साल में सिर्फ एक बार खुलता है जब वार्डन कैदियों को कोड़े मारने आता है। लंबा समय गुजरता है और एडमंड को इस जेल में, जिसका नाम शाटो डी इफ है, पूरा 1 साल बीत चुका होता है। वार्डन फिर आता है और एडमंड को फिर से बेरहमी से पीटता है। धीरे धीरे एडमंड की हिम्मत टूटने लगती है और वो अपनी जान लेने की कोशिश भी करता है, लेकिन दीवार पर उसकी नजर पड़ जाती है जहां उसने खुद लिखा होता है, गॉड विल गिव मी जस्टिस, यानी ईश्वर मुझे न्याय जरूर देगा। और ये देखकर वो सुसाइड से पीछे हट जाता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है उसका ईश्वर पर भरोसा डगमगाने लगता है। आज उसे इस जेल में पूरे 4 साल हो चुके हैं और एक दिन जब वो अपने खाने को देखकर पागलपन की हद पर पहुंच जाता है, उसे अचानक लगता है कि जमीन से कोई निकल रहा है और तभी कोठरी के फर्श से एक आदमी बाहर आ जाता है। वो एडमंड से कहता है कि मेरा नाम अब्बे फारिया है और मैं बाहर की तरफ सुरंग खोद रहा था। वो बताता है कि वो पिछले 11 साल से इस जेल में सड़ रहा है और पिछले 5 साल से लगातार सुरंग खोद रहा है। इसके बाद वो एडमंड से कहता है कि मैं तुम्हारे कंधों पर चढ़ना चाहता हूँ, और वो उसके कंधों पर चढ़कर खिड़की से बाहर झांकता है। वो आकाश को देखता है, इसलिए उसके चेहरे पर 11 साल बाद पहली बार खुशी की चमक आ जाती है क्योंकि उसने 11 लंबे साल बाद नीला आसमान देखा था। वो एडमंड को उसी सुरंग से ले जाता है जिससे फारिया एडमंड की कोठरी में आया था। वो उसे अपनी कोठरी तक पहुंचाता है और एडमंड से कहता है कि मैंने गलत दिशा में सुरंग खोदी थी, लेकिन अब मुझे सही रास्ता पता चल गया है और अब हम 2 हो गए हैं। अब हम साथ मिलकर सही दिशा में सुरंग खोदेंगे और 8 सालों में हम बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेंगे। यानी कि उन्हें सुरंग पूरी करने में 8 साल लगेंगे। एडमंड यहाँ कई सालों से रो रहा होता है। एडमंड उसकी बात सुनकर हंसने लगता है। फारिया कहता है, अगर तू मेरी मदद करेगा तो मैं बदले में तुझे एक अनमोल तोहफा दूंगा। जो मैंने किताबें लिखी हैं, विज्ञान, दर्शन शास्त्र, गणित, वो सब तुझे सिखाऊंगा। अब एडमंड उसकी मदद करने को राजी हो जाता है। यहाँ फारिया एडमंड को तलवारबाजी भी सिखाता है क्योंकि तलवार चलाने में एडमंड बहुत कमजोर होता है जबकि फारिया इसमें एक्सपर्ट होता है। एडमंड को हर दिन 2 बार अपनी कोठरी से बाहर जाना पड़ता है। एक बार जब गार्ड शौच की बाल्टी लेने आता है और दूसरी बार जब वो खाना लाने आता है, और जो भी मिट्टी वे सुरंग से निकालते हैं उसे शौच की बाल्टी में भर देते हैं ताकि गार्ड को शक न हो और वो मिट्टी उनकी बाल्टी के साथ बाहर चली जाए। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और एडमंड हर चीज में मास्टर बन जाता है। और एक दिन वो बूढ़ा फारिया एडमंड को अपनी पूरी कहानी सुनाता है कि मैं नेपोलियन की सेना में था और मैं एक अमीर आदमी का था जो बहुत नेक दिल इंसान था। बाद में मैं उसका पर्सनल सेक्रेटरी बन गया, लेकिन फिर उसकी मौत हो गई। लोगों को लगता था कि उसके पास एक बड़ा खजाना था जो उसने छिपा रखा था अलेक्जेंड्रिया के लिए, और उस खजाने पर हाथ साफ करने के लालच में मुझे पकड़ लिया गया। वे मुझसे खजाने की जगह पूछने लगे, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था और तब से मैं इसी जेल में सड़ रहा हूँ। एडमंड अपनी पूरी कहानी बयान करता है। वो कहता है, पहले तो मजिस्ट्रेट ने मुझे सभी इल्जामों से बरी कर दिया था, लेकिन फिर अचानक मुझे कैद कर लिया गया। फारिया कहता है, उसके फैसले को पलटने के पीछे कोई गहरा कारण जरूर होगा। और एडमंड को अचानक याद आता है कि उसने पूछा था कि नेपोलियन का पत्र कौन लेने आ रहा था। जवाब में मैंने कहा था, मिस्टर विलफोर्ड, और ये सुनते ही मजिस्ट्रेट ने पत्र जला दिया था। खैर, ये अजीब है। तुम्हारे बयान के खिलाफ इतने मजबूत सबूत को मजिस्ट्रेट ने नष्ट कर दिया। इसके पीछे कोई ठोस वजह तो होगी। अब एडमंड को पूरी सच्चाई समझ आ जाती है। दरअसल जो व्यक्ति पत्र लेने वाला था वो मजिस्ट्रेट का अपना बाप था जो कभी नेपोलियन की सेना में कर्नल रह चुका था। अगर उसके पिता पर राजद्रोह का केस लग जाता तो मजिस्ट्रेट की नौकरी चली जाती, उसके पिता को भी राजद्रोह का दोषी ठहराया जाता और उसे सख्त सजा मिलती। इसलिए वो खुद को बचाने के चक्कर में फंस गया था। अब एडमंड को सारी पहेली सुलझ जाती है। धीरे
धीरे सुरंग खोदते खोदते वे एक पेड़ की जड़ तक पहुंच जाते हैं, यानी बाहर की दुनिया के करीब आ चुके हैं। अब ऊपर की तरफ सुरंग खोदनी है, जिसमें इन्हें कुछ हफ्ते ही लगेंगे। एडमंड कहता है, मैं भी सैंडविच लेकर आता हूँ। और जैसे ही वे उस कक्ष से थोड़ा बाहर की तरफ बढ़ने लगते हैं, तभी सुरंग के ऊपर से मिट्टी का धुआं गिरने लगता है। इससे पहले कि फारिया पूरी तरह बाहर निकल पाए, उसके ऊपर भारी पत्थरों की बौछार हो जाती है। एडमंड उसे बाहर खींचता है और फारिया अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। मरने से ठीक पहले फारिया एडमंड से कहता है कि मैंने खजाने के बारे में तो गलत कहा था। वो कहता है, मुझे खजाने का पूरा राज पता है। वो व्यक्ति को जाने का नक्शा सौंपता है। जाता इतालवी तट पर एक द्वीप है जिसका नाम मोंटे क्रिस्टो है। इस नक्शे की मदद से तुम खजाने तक पहुंच जाओगे। वहां पहुंचकर तुम्हें लोगों की भलाई के लिए, अच्छाई के लिए इसका इस्तेमाल करना। एडमंड कहता है, अब मैं यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। सुरंग पूरी तरह भर चुकी है। तेरी आखिरी कोशिश को जारी रखना। और इसके बाद फारिया की मौत हो जाती है। तभी गार्ड आ जाते हैं और उन्हें कैदी की मौत का पता चल जाता है। वे अंदर घुसते हैं। उस पल एडमंड पत्थरों के ढेर के पीछे छिपा होता है, जहां वे सुरंग खोद रहे थे। कोठरी में गार्ड फारिया की लाश को एक चादर में लपेटकर वार्डन को बुलाने चले जाते हैं। वार्डन कोठरी में आता है और फिर गार्ड फारिया की लाश को उठाकर बाहर ले जाते हैं। दरअसल मृत कैदी की लाश को चादर में लपेटकर जंजीरों से बांधकर समुद्र में फेंक दिया जाता है। गार्ड कहते हैं कि हम 3 की गिनती पर इसे समुद्र में धकेलेंगे, लेकिन जैसे ही वे 3 बोलने वाले होते हैं, चादर के अंदर से एक हाथ बाहर निकल आता है, क्योंकि चादर में फारिया नहीं बल्कि एडमंड छिपा होता है। एडमंड ने फारिया की लाश को अपनी कोठरी में दफना दिया था और खुद इस चादर में घुस आया था। एडमंड हाथ निकालकर वार्डन के पास लटकी चाबी को झट से खींच लेता है। वार्डन भी समुद्र में धड़ाम से गिर जाता है। एडमंड अपने ताले खोलकर जंजीरें उतारकर ऊपर की तरफ चढ़ आता है। इससे पहले कि वार्डन उसे पकड़ सके, वो तेजी से ऊपर भागता है। वो वार्डन को धक्का मारता है और खुद समुद्र में तैरते हुए किसी दूसरे द्वीप पर पहुंच जाता है। और वहां पहुंचकर वो बहुत खुश होता है कि कई सालों की कैद के बाद आज आजादी की पहली खुली सांस ले पाया है। तभी उसकी नजर पड़ती है कि द्वीप पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं और वे सभी लुटेरे होते हैं। वे यहाँ अपने एक साथी को सजा देने के लिए जमा हुए हैं, जिसने उन्हें धोखा दिया था, लेकिन उसके कुछ साथी उसकी जान बचाने के पक्ष में हैं। इसलिए उनका सरदार कोई आखिरी फैसला नहीं ले पा रहा। एडमंड को देखते ही सरदार उससे कहता है कि तुम मेरे इस धोखेबाज साथी से लड़ोगे और तुम दोनों में से जो भी जिंदा बचे वो हमारे गैंग में शामिल हो जाएगा। अब एडमंड और उस व्यक्ति जिसका नाम लुई डी जैकोपो है के बीच जबरदस्त लड़ाई हो जाती है। इस फाइट में एडमंड उसे हरा तो देता है, लेकिन मारने से मना कर देता है। वो उसकी जान बख्श देता है और सरदार से कहता है कि इसकी जान छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए एक और अच्छा साथी बनेगा। इसके बाद ये सभी इस द्वीप से निकल जाते हैं। इसके बाद एडमंड अपने पुराने शहर लौट आता है। जैकोपो भी उसके साथ है। एडमंड अपने पुराने जान पहचान वाले के पास जाता है, जो उसे पहचान ही नहीं पाता, क्योंकि आज वो 13 साल बाद लौटा है और उसका पूरा चेहरा मोहरा बदल चुका है। एडमंड उस व्यक्ति से कहता है कि मैं एडमंड का दोस्त हूँ और मैं उसके परिवार के बारे में जानना चाहता हूँ। वो व्यक्ति बताता है कि एडमंड पर राजद्रोह का केस लगने के बाद उसके पिता ने सुसाइड कर लिया। एडमंड पूछता है कि उस पर राजद्रोह का इल्जाम किसने लगाया था। वो व्यक्ति कहता है विलफोर्ड ने, जो उस समय यहाँ का मजिस्ट्रेट था जिसने एडमंड को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसका प्रमोशन हुआ, वो चीफ प्रोसिक्यूटर बन गया और पेरिस चला गया। दरअसल उस समय उसके पिता की किसी ने हत्या कर दी थी। यहाँ एडमंड को ये भी पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड मर्सिडीज उसकी कथित मौत के बाद फर्नांड से शादी कर चुकी है। फर्नांड एडमंड का पुराना दोस्त था, जिसने ही उसे धोखा देकर जेल भिजवाया था और अब फर्नांड अपनी बीवी के साथ पेरिस में रह रहा है। ये सारी बातें सुनकर एडमंड पूरी तरह टूट जाता है और वो इन सब का बदला लेने का फैसला कर लेता है। सबसे पहले वो अपने साथी जैकोपो के साथ मोंटे क्रिस्टो द्वीप पर पहुंचता है और वहाँ छिपे खजाने की तलाश करता है और उसे खजाना सच में मिल जाता है। वो खजाना समुद्र की गहराई में दफन होता है। यहाँ सोने से भरे बड़े बड़े संदूक होते हैं, जिन्हें वे एक बार में नाव पर लाद ही नहीं सकते, लेकिन जितना भी सोना वे यहाँ से निकालते हैं उसे खर्च करने में भी वे नाकाम रहते हैं। सबसे पहले ये पेरिस पहुँचते हैं और वहाँ एक शानदार महल खरीद लेते हैं और अब एडमंड अपना नाम बदल लेता है। वो अपना नया नाम रखता है, काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। और सबसे पहले वो ये पता लगाता है कि फर्नांड की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। उसे पता चलता है कि उसने बैंक से भारी लोन लिया है। वो अपने आदमियों से कहता है कि बैंक को खरीद लो और साथ ही जितनी भी शिपिंग कंपनियां फर्नांड से डील करती हैं उन सभी को मनाकर दे दो
कि अब कोई उसके साथ बिजनेस न करे, और अभी भी वो एक ऐसा मौका ढूंढ रहा होता है जिससे वो फर्नांड के और करीब आ सके। फर्नांड और मर्सिडीज का एक बेटा है जिसका नाम अल्बर्ट है। एडमंड अपने आदमियों के जरिए उसे किडनैप करवा लेता है और फिर उसकी जान भी बचाता है ताकि वो उसके परिवार के और पास आ सके। उसकी ये चाल कामयाब हो जाती है। अल्बर्ट घर लौटकर फर्नांड से कहता है कि मोंटे क्रिस्टो को अपने घर बुलाओ, अपने पापा फर्नांड से उसका इंट्रोडक्शन करवाओ। फर्नांड उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि उसका लुक पूरी तरह बदल चुका है और साथ ही वो इतना अमीर और रॉयल दिखता है कि फर्नांड कभी सोच भी न सके कि ये वही उसका पुराना दोस्त है। और उसके बाद एडमंड वहाँ मर्सिडीज से मिलता है और उसके साथ डांस करता है। मर्सिडीज को भी एक पुराना सा फील होता है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाती क्योंकि उनके हिसाब से एडमंड तो अब मर चुका था। लेकिन जब एडमंड अपनी उंगली अपने बालों में घुमा रहा होता है तो मर्सिडीज की नजर उस पर पड़ जाती है। दरअसल ये एडमंड की पुरानी आदत होती है जिससे मर्सिडीज उसे तुरंत पहचान लेती है। जब एडमंड घर लौट रहा होता है तो वो बग्घी में पहले से ही बैठी मिलती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है, लेकिन एडमंड उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वो कहता है जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रही हैं वो तो मर चुका है। मर्सिडीज कहती है मुझे पूरा यकीन है कि तुम वही हो। वो बताती है कि मजिस्ट्रेट विल्फोर्ड ने मुझे बताया था कि तुम्हें फांसी दे दी गई है। इसके बाद मुझे मजबूरी में फर्नांड से शादी करनी पड़ी। एडमंड उसकी बात को इग्नोर कर देता है और उसे बग्घी से उतार फेंकता है। यहाँ एडमंड एक ठंडा दिमाग वाला प्लान बनाता है। वो फर्नांड और विल्फोर्ड को ये यकीन दिलाना चाहता है कि उसे खजाना मिल चुका है और उसका एक बड़ा शिपमेंट आने वाला है। इसे पास कराने के लिए उसे विल्फोर्ड की मदद चाहिए। विल्फोर्ड फर्नांड से कहता है कि किसी भी हाल में हम उस शिपमेंट को लूट लें और सारा सोना हमारा हो जाएगा। फर्नांड कहता है कि मैं अपने पुराने एक दोस्त को जानता हूँ जो हमारी इस साजिश में मदद करेगा। एयरपोर्ट पर जब शिपमेंट पहुँचता है तो फर्नांड का वही पुराना दोस्त जिसे एडमंड भी अच्छी तरह जानता था वहाँ पहुँचता है। कई साल पहले एडमंड को इसके बदले जहाज का कैप्टन बनाया गया था जिसकी वजह से ये जल उठा था और इसमें एडमंड को फंसाने के लिए फर्नांड का पूरा साथ दिया था। और जब ये खजाने पर हाथ साफ कर रहे होते हैं तभी एडमंड आ जाता है और उसके साथ पुलिस भी होती है और इस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उसके बाद एडमंड सीधे मजिस्ट्रेट विल्फोर्ड के पास पहुंचता है और वो एक प्राइवेट रूम में होता है। एडमंड विल्फोर्ड से कहता है कि तुमने आज से कई साल पहले मर्सिडीज से झूठ क्यों बोला कि मुझे फांसी हो गई है। विल्फोर्ड कुछ समझ ही नहीं पाता। एडमंड कहता है तुमने ऐसा इसलिए किया ताकि फर्नांड और मर्सिडीज की शादी हो जाए। तुम दोनों ने एक गंदा डील किया था। तुम अपने पिता से परेशान थे जो नेपोलियन का साथ देना चाहते थे और तुम्हें इसकी चिंता थी, इसलिए तुमने फर्नांड को अपने पिता की हत्या करने के लिए उकसाया और उसने तुम्हारे पिता का कत्ल कर डाला। विल्फोर्ड कहता है हाँ ये सच्चाई है, लेकिन तुम कभी इसे प्रूव नहीं कर पाओगे और न ही फर्नांड इस सच्चाई को कभी मानेगा। एडमंड कहता है हाँ वो तो नहीं मानेगा, लेकिन तुमने तो मान ही लिया। और तभी उसके पीछे से पुलिस आ धमकती है और वो उसे अपने पिता की हत्या की साजिश के लिए गिरफ्तार कर लेती है। वहीं फर्नांड अब शहर से भागना चाहता है क्योंकि उसके सिर पर लोन का बोझ है, कई फ्रॉड केस हैं और ऊपर से खून का भी इल्जाम लग चुका है। वो मर्सिडीज को अपने साथ चलने को कहता है। मर्सिडीज कहती है मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगी। वो कहता है ठीक है, मैं और मेरा बेटा यहाँ से फरार हो जाएंगे। मर्सिडीज कहती है नहीं, वो तुम्हारा बेटा नहीं है, वो एडमंड का बेटा है और यही वजह थी कि एडमंड की मौत के बाद मैं तुमसे शादी करने को राजी हुई। उसे बहुत गुस्सा आता है और सीधा वो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ उसने एडमंड का चुराया खजाना छिपाया था। लेकिन जब गोदाम का ताला खुलता है तो उसके अंदर मिट्टी के सिवा कुछ नहीं मिलता और अब यहाँ एडमंड आ जाता है। वो अपने असली रूप में आता है और फर्नांड से कहता है अच्छा तो तुम जिंदा हो, और वो तलवार से उस पर हमला करता है। लेकिन अब एडमंड उससे भी कहीं बेहतर तलवारबाज बन चुका है और एक ही वार में उसे गिरा देता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार दे फर्नांड का बेटा अल्बर्ट वहां पहुंच जाता है और वो एडमंड पर कूद पड़ता है और एडमंड जैसे ही झुकने लगता है वहां मर्सिडीज आ धमकती है और वो अल्बर्ट को बताती है कि तुम्हारे असली पिता फर्नांड नहीं एडमंड है। ये बात सुनकर अल्बर्ट हैरान तो होता है लेकिन खुशी से उछल पड़ता है कि उसे मर्सिडीज और उसका बेटा वापस मिल गया। और यहीं पर फर्नांड मौका पाता है और वो उन पर गोली चलाने वाला होता है और जैसे ही वो ट्रिगर दबाने लगता है एडमंड का साथी जैकोबो पीछे से चाकू से उस पर टूट पड़ता है जिससे उसका निशाना चूक जाता है और गोली मर्सिडीज के कंधे पर लग जाती है। फर्नांड वहाँ से भाग खड़ा होता है क्योंकि गुफा में एक खुला रास्ता होता है। एडमंड उसका पीछा करता है। दोनों के बीच फिर से तलवारों की लड़ाई होती है और एडमंड आखिरकार फर्नांड का खात्मा कर देता है। अंत में सीन दिखाया जाता है कि एडमंड उस जेल को जिसका नाम शाटो डी इफ है, जहां उसने 13 साल काटे थे, पूरी तरह खरीद लेता है ताकि किसी और पर कभी वैसा ही जुल्म न हो जैसा उसके साथ हुआ था। और वो कसम खाता है कि वो अपनी बाकी जिंदगी सच और ईमानदारी से जिएगा, जैसा कि मरते वक्त फारिया ने उसी जेल में कहा था जिसने उसे खजाने का नक्शा दिया था। और इसी नोट पर ये रोमांचक कहानी खत्म हो जाती है।